मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूं कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस आज़ादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण हैं जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आए, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Honorable members, please take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Take your seat. One second, please. Honorable members, the Honorable Home Minister was throughout present by and large, and he heard everyone very patiently. And everyone in the House, now he has a right and duty as Home Minister to address the House. He is something wrong? Honorable Home Minister, nothing will go regard. Please. मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया,
इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है। भैया डिस्कस, मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश अब लाए थे तो एक बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए दी। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी अगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला है और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को एससी को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूं, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है, वैकेशन बेंच होती है, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते हैं, संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते हैं और स्थगन आदेश दे सकते हैं। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। इसलिए मान्यवर, ये जल्दी करनी पड़ती। मान्यवर, मैं आगे बताता हूं कि जल्दी क्यों करनी पड़ी। मान्यवर, अब मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला है। फैसला लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया
और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है। सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग, विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई मान्यवर। इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैनुअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ ने खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है। इस पर खंडपीठ ने 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी, विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे, हम तो ना इनके साथ है, ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है, ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, ये एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहां पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल। हमने